Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics, and in this video we are going to discuss about the gamma decay, various decay of modes. This is the last one. We have discussed about the alpha decay and beta decay, and the third one is the gamma decay. So today we are going to discuss about the gamma decay. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गामा डिके. क्या है, वेरियस न्यूक्लियर डिके मोड्स, उनमें से कोई एक मेथड है, क्योंकि अल्फा डिके था, एक आपका बीटा डिके जो हम स्टडी कर चुके हैं, तो थर्ड वन क्या आता है आपका गामा डिके. ठीक है, अब देखो गामा डिके एक्चुअल में है क्या. देखो अल्फा और जो बीटा डिके हैं, ठीक है, वो फर्दर फॉलोड होते हैं किससे, गामा डिके से. कब, अगर अल्फा डिके हुआ मान लो या फिर बीटा डिके हो गया. ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस था उससे क्या हुआ, या तो अल्फा डिके हो गया या फिर बीटा डिके. उसके बाद अगर न्यूक्लियस किसमें रह जाता है, एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है. कब, आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल. ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में तो रहना नहीं चाहता, क्या रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट, मतलब स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहेगा. तो वो जो एक्साइटेड स्टेट में जब न्यूक्लियस रह गया अल्फा और बीटा डिके के बाद भी, तो वो क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा. किसकी फॉर्म में, गामा फोटोन्स की फॉर्म में. किस लिए, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए. ठीक है, तो यही क्या है, गामा डिके है, कि जब अल्फा और बीटा डिके होने के बाद न्यूक्लियस किसमें रह जाए, एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, तो वो क्या कहाँ आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में. अब ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेड से जब ग्राउंड में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा. और किसकी फॉर्म में करेगा, वो गामा फोटोन्स की फॉर्म में रिलीज करेगा. ठीक है, एक और बात, जब एमिशन होगा गामा फोटोन को, तो ना तो चेंज मास नंबर में होगा, ना ही प्रोटोन नंबर में. सिर्फ चेंज किस में होगा, एनर्जी में चेंज होगा. ठीक है, कि मास नंबर या फिर चार्ज, कोई भी कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी. सिर्फ किस में चेंजमेंट आएगा, उसकी सिर्फ एनर्जी में चेंज आएगा. एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी ज्यादा है, ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो सिर्फ यही लिखेंगे पहले तो कि गामा डिके में एक्चुअल में है क्या. ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, कि गामा डिके, अल्फा डिके एंड बीटा डिके, कैसे लिखेंगे, अल्फा डिके एंड बीटा डिके. ठीक है, बीटा डिके आर फॉलोड बाय किससे, गामा डिके से फॉलो होती हैं. कब, इफ न्यूक्लियस रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट. अगर आपका न्यूक्लियस किसमें रह जाए, एक्साइटेड स्टेट में रह जाए. कब, आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल. अल्फा और बीटा पार्टिकल के एमिशन के बाद भी अगर हमारा न्यूक्लियस किसमें रह जाता है, एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, तो उसके बाद क्या होता है आपका, गामा डिके. ठीक है, तो क्या होगा, देन it release some energy. वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा. किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटोन. किस लिए, टू कम इन ग्राउंड स्टेट, कि वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करेगा, ल्यूज करेगा, रिलीज करेगा. किसकी फॉर्म में, गामा फोटोन्स की फॉर्म में. अब इसके दौरान क्या होगा, ना तो कोई मास नंबर चेंज होगा, ना ही प्रोटोन नंबर चेंज होगा. सिर्फ चेंज किसमें होगा, एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये भी लिखेंगे, ड्यूरिंग एमिशन ऑफ गामा फोटोन देयर इज नो चेंज किसमें, इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर. तो क्या चेंजमेंट क्या होता है, देयर इज चेंज ओनली इन द एनर्जी. की चेंज जो होगा वो सिर्फ किसमें होगा, एनर्जी में चेंज होगा. ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना उसका मास नंबर. क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो एक्साइटेड स्टेट में था, उसकी एनर्जी ज्यादा थी, वो ग्राउंड स्टेट में आया, उसने कुछ एनर्जी को रिलीज किया, तो वो ग्राउंड स्टेट में आ गया. तो उसमें क्या रहा, ना तो मास नंबर चेंज हुआ, ना ही उसका एटॉमिक नंबर. सिर्फ क्या चेंजमेंट आया वहां पे, उसकी एनर्जी में चेंजमेंट आया. ठीक है,
आगे बात समझ में। थोड़ा सा गामा रे के बारे में भी लिख सकते हो कि गामा रे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि गामा रेडिएशंस एमिट हो रही है तो क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके। तो गामा रेडिएशंस या गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, जिनका न्यूक्लियर ओरिजिन होता है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेंज होती है अबाउट 10⁻⁻14 to -10 मीटर, ठीक है। और क्या होती है, ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी गामा रे की। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में लिख सकते हो, क्या, गामा रेज, क्योंकि गामा रे एमिट होंगी तो गामा रेज क्या है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, हैविंग, जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर ओरिजिन, हैविंग न्यूक्लियर ओरिजिन, these have a wavelength किसमें, in the range of about 10⁻⁻14 to 10⁻⁻10 मीटर, एंड और क्या है, are the most energetic, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम लिख रही हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसमें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, और इनको हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, कैसे, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोई आपका, ये क्या था, गामा डीके, कोई भी न्यूक्लियस इसमें आए, जब अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद भी न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है तो उसको कहाँ आना होता है, ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है किसकी फॉर्म में, गामा रेज की या गामा फोटॉन्स की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी गामा डीके कहलाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके साथ देखो, ये बीएससी वालों के लिए तो सिर्फ इतना ही टॉपिक है, ठीक है। अब जो मैं करवा रही हूँ वो एमएससी, तो आप 5 मिनट के लिए इस वीडियो को चाहे आगे फर्दर कर लेना या रोक लेना, ठीक है, आगे स्किप कर लेना। क्या कि रूल्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन रूल किसके लिए, गामा डीके के लिए, ये एमएससी के लिए है, बीएससी के लिए नहीं है, बीएससी के लिए सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, ये टॉपिक गामा डीके का। अब क्या है, सिलेक्शन रूल, ये बीएससी का नहीं है, सिर्फ एमएससी वालों के लिए है, ठीक है। क्या, सिलेक्शन रूल की बात करें, किसके लिए, फॉर गामा डीके, ठीक है। अब एक बात बताओ, गामा फोटोन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है, जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल्स की वजह से, है ना। देखो, एमिटेड जो गामा फोटोन्स है वो प्रोड्यूस होगा कौन से मल्टीपोल, मल्टीपोल मतलब जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स होते हैं ना, जैसे मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता आपका, है ना, जबकि इलेक्ट्रिक जो है मोनोपोल, डाइपोल, ट्राइपोल ये एग्जिस्ट करते हैं आपके, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगी, जो है आपकी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल के थ्रू होगी या इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन द पैरिटी सिलेक्शन रूल, किस पे डिपेंड करता है, पैरिटी सिलेक्शन रूल के ऊपर, ठीक है। तो पहले थोड़ा लिखोगे क्या, द गामा फोटोन क्या है, इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is produced किसकी वजह से, by electric and magnetic multipoles of nucleus, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल या मैग्नेटिक डाइपोल, ये तो मैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल है ना, ये चीजें तो मैं पढ़ा चुकी, तो पीछे की वही चीजें हैं थोड़ा। तो देखो क्या, द एमिटेड गामा फोटोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच मल्टीपोल, वो हमें फाइंड आउट करना है, बाय विच मल्टीपोल इट डिपेंड ऑन, वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन पैरिटी सिलेक्शन रूल, ठीक है, एज फॉलो, ठीक है। तो ये जो है पैरिटी सिलेक्शन रूल, देखो कैसे लिखोगे आप, देखो यहां लिख लो ऐसे, क्या करो, यहां डालो E1, E2, E3, E4, ठीक है, E5, ऐसे डाल दिया। अब इसके नीचे यहां डालो M1, ठीक है, यहां M2, M3, M4,
M5। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक पोल के लिए, और ये किसके लिए है? आपके मैग्नेटिक पोल के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो कैसे, इनको ऐसे मिला दो, ये जो होगा E1 को, ठीक है, ऐसे क्रॉस ऐसे मिलाओ, मिला दिया, एक लाइन तो ये हो गई। ठीक है, अब इनको मिलाओ, बन गया ऐसा कुछ। ठीक है, देखो ये जो रेड लाइन है ये किसके लिए है? पैरिटी चेंज। ये किसके लिए है? पैरिटी चेंज के लिए। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए है? ये वाली क्रॉसिंग पैरिटी चेंज के लिए। और ये जो ब्लू वाली है ये क्या है? नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो एक्चुअल में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस सिलेक्शन रूल को कैसे होगा। देखो अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल दे दें, है ना, जैसे मैंने ये कोई ट्रांजिशन लिखी, क्या कि 1+ स्टेट से आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 0+ में हो रहा है। ठीक है, क्या कहा? 1+ से 0+। अब इसका क्या मतलब है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? J इनिशियल पाई इनिशियल से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? J फाइनल से पाई फाइनल में, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, तो एक बात देखो, यहाँ पे पाई इनिशियल कितना है? पॉजिटिव, पाई फाइनल भी कितना है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी, है ना भाई। पैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ भी इनिशियल ट्रांजिशन स्टेट में भी पैरिटी प्लस है और फाइनल में भी क्या है? पैरिटी प्लस है। तो इसका मतलब नो चेंज इन पैरिटी। तो हम सिलेक्शन रूल के लिए कौन सी वाली लाइन देखेंगे? नो चेंज वाली, ब्लू वाली। ठीक है, मतलब हम इस रेड वाली पे नहीं जाएंगे, हम किस पे रहेंगे? ब्लू वाली पे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? नो चेंज इन पैरिटी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं, पैरिटी का तो हो गया। अब क्या निकालते हैं? डेल्टा जे। डेल्टा जे कैसे निकालोगे? कैसे निकलता है? जे इनिशियल प्लस जे फाइनल से लेके कहां तक होता है? जे इनिशियल माइनस जे फाइनल की मोड वैल्यू तक, ऐसा ही तो होता है। अब देखो इनिशियल में जे की वैल्यू कितनी है? जे आई मान लो कितना है, यहाँ ये दे रखा 1, और जे फाइनल आपका कितना है? 0। तो 1 + 0 का मतलब 1 से लेके कहां तक जाना है? 1 - 0 1। तो मतलब सिर्फ क्या आया? डेल्टा जे आपका 1 आया, है ना। डेल्टा जे हमारा क्या आया? 1 आया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो डेल्टा जे कितना है? 1। तो सिर्फ एक स्टेप चलेंगे हम, और किसके अकॉर्डिंग? नो पैरिटी चेंज, क्योंकि हमारी पैरिटी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? यहाँ पे फर्स्ट डेल्टा J1 के कोरस्पोंडेंस M1। तो क्या लिखोगे? द ट्रांजिशन पॉसिबल थ्रू, ट्रांजिशन पॉसिबल थ्रू, किसके थ्रू पॉसिबल हुई? M1, M1 मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के थ्रू। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल जैसे है 2+ से आपका ट्रांजिशन हो रहा है 1- में। ठीक है, ट्रांजिशन क्या हो रहा है? 2+ से 1-। तो ये क्या है? जे इनिशियल पाई इनिशियल से ट्रांजिशन क्या हो रहा है? जे फाइनल से पाई फाइनल। देखो पाई इनिशियल तो क्या है? पॉजिटिव, लेकिन पाई फाइनल क्या है? नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन पैरिटी। पैरिटी क्या हो गई? चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? हियर चेंज इन पैरिटी। तो चेंज इन पैरिटी है तो कौन सी लाइन में देखेंगे? अक्रॉस देखेंगे? रेड लाइन के अक्रॉस देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, अब डेल्टा जे निकाले तो जे इनिशियल कितना है? 2, जे फाइनल कितना है? 1। तो डेल्टा जे क्या होता है? इन दोनों की वैल्यू का सम और माइनस। 2 + 1 3, 3 से लेके 2 - 1 1। तो 3 से लेके 1 तक, तो 3 2 और 1 यूनिट स्टेप में ही डिक्रीज करते हो। तो डेल्टा जे क्या आया हमारे पास? ऑर्डर में लिखो, कैसे लिखोगे? 1 2 और 3, यही आया डेल्टा जे। अब किसके क्रॉस चलना है? चेंज इन पैरिटी। चेंज इन पैरिटी यही है ना। तो चेंज इन पैरिटी मतलब M1 E2 और E3, 3 स्टेप चलने, 3 वैल्यू आई है। तो 1 2 और 3। तो हमारे पास क्या आया? ट्रांजिशन पॉसिबल थ्रू, क्या लिखोगे? ट्रांजिशन पॉसिबल थ्रू, किसके थ्रू पॉसिबल हुई? लिखो M1 E2 और E3। सॉरी, एक मिनट, हमें क्या देखना था? पैरिटी चेंज में देखना था ना, चेंज इन पैरिटी थी, चेंज इन पैरिटी सॉरी। E1 M2 E3 क्या आया हमारे पास? E1 M2 और E3, है ना। अब देखो 3 आ गए हमारे पास, E1 M2 और E3। अब एक और बात देखो, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये 1 है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी सबसे कम किसकी है? इसकी। तो ये क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। दूसरा, हमेशा एक मतलब मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाती, कहीं पे E1 आ जाए और M1 आ जाए, है ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक
जो आपका पोल होगा इलेक्ट्रिक है वो ज्यादा डोमिनेट करता है किससे, मैग्नेटिक से, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, E1, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे क्या लिखोगे, E1 इज डोमिनेंट, E1 डोमिनेंट है, क्यों, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, कम है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम होती है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लो इसी सिलेक्शन रूल में ही। क्या पॉइंट लिखोगे आप, पहला, फॉर ए पर्टिकुलर गामा ट्रांजिशन, फॉर ए पर्टिकुलर गामा ट्रांजिशन which multipole is dominant, which multipole is dominant, कौन सा डोमिनेंट होगा, वो क्या होगा, इट, ठीक है। तो इज डोमिनेंट, इट डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, एज, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लो। क्या, देखो, सबसे पहला, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिशन, पहला क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिशन थ्रू ए मल्टीपोल, इज डिक्रीजेज विद मल्टीप्लिसिटी, इज डिक्रीजेज किसके साथ, विद मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड वन, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स आर डोमिनेंट, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल्स आर डोमिनेंट, वो क्या होते हैं आपके, डोमिनेंट करते हैं, इन कंपेयर टू मैग्नेटिक मल्टीपोल्स, ठीक है, मल्टीपोल्स। आगे बात समझ में, एक और थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है, वो क्या है, एम नोट। एम नोट क्या होता है, एम नोट का क्या मतलब है, मैग्नेटिक मोनोपोल, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो लिखोगे मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि ई नोट क्या है, ई नोट क्या है, ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक मोनोपोल ये तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लिखोगे ई नोट इज पॉसिबल थ्रू, कब, अगर आपकी क्या हो, 0+ से 0+ ट्रांजिशन हो, ठीक है, 0+ to 0+ ट्रांजिशन, विच इज नॉट अलाउड, जो कि अलाउड ही नहीं होती, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड इन गामा डिके, ठीक है, इन गामा डिके। हाँ, लेकिन इंटरनल कन्वर्जन में ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वैसे ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन को क्या पूछता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिकेज, ठीक है, वो पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिकेज क्या होते हैं, फिर वो साथ में उसके क्या पूछता है, सिलेक्शन रूल पूछता है। तो आपको एग्जांपल डिफाइन करके और फिर ये क्या कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ आपका, गामा डिके क्या होता है, उसके वेरियस सिलेक्शन रूल्स क्या है, ठीक है। बीएससी वाले बच्चों को सिर्फ यहीं तक करना है, उनके लिए सिलेक्शन रूल नहीं है, ठीक है, उनके में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी और बच रहा है हमारा गामा डिके, ठीक है।